नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ तारीख नजदीक आ रही है राज्यसभा उपचुनाव की। 3 तारीख सितंबर को यह चुनाव होना है। राज्यसभा में किसे टिकट दिया जाएगा, यह भी एक चुनौती वाला सवाल सबके सामने है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस। हालांकि बीजेपी के लिए स्थिति बेहद सुगम दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के लिए चुनौतियां यहां अपार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव की परीक्षा देनी होगी। टिकट की जो राजमाइश जारी है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस, यहां बीजेपी में दावेदार कम दिखाई नहीं दे रहे। बाहर से बीजेपी में आए लोग, नेता, वो ज्यादा इस सीट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बीजेपी के लिए चुनौती ये कि क्या वो बाहरी लोगों को तवज्जो दे या फिर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को इस राज्यसभा की सीट के जरिए दिल्ली भेजे। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद ये राज्यसभा का एक सीट का उपचुनाव का घमासान क्या कहता है, जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के जरिए। राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव को लेकर भी सियासी गणित किस करवट बैठेगा। हालांकि बीजेपी की यहां बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है और उन सब के बावजूद चुनौतियां भी बीजेपी के लिए ही सबसे ज्यादा हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की बात करें, क्योंकि आज नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। लीजिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों और कसरत के बीच 14 अगस्त से राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलेगी। रोहतक से खाली हुई दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट संभवतः बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि पार्टी राज्यसभा में एंट्री का टिकट किसको देगी। बहुत मुमकिन है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट जातीय समीकरणों और वोटों का हिसाब लगाकर ही देगी। इसीलिए पार्टी में टिकट की जोर आजमाइश तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देंगे, क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1000 रुपया भी हमने देने का काम किया और हमने 1000 रुपए नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3000 रुपए तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने। गौरतलब है कि राज्यसभा की एक सीट के लिए विपक्ष एक मर्तबा तो गोल बंद हुआ, पर संख्या बल न होने से इसका डिब्बा गोल हो गया। इसीलिए देखना ये है कि बीजेपी के हाथ आई बाजी को पार्टी कैसे खेलती है। कौन बड़ा चेहरा या मूल काडर का कोई नेता या दल बदल करके आया कोई नेता, सेहरा किसके सिर बनता है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर को होना है। इनमें एक सीट हरियाणा की है, यानी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक होशियारी वाला कदम। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। नामांकन की शुरुआत हालांकि हो चुकी है। चुनाव जो होगा वो 3 सितंबर को होगा, लेकिन नामांकन के लिए अब तक कोई इस तरह की सुगबुगाहट या कोई नाम, कोई नेता सामने नहीं आ रहा, कोई दावेदार भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम कर रहे हैं। राज्यसभा का उपचुनाव सीट 1 है और इस सीट के लिए परीक्षा देनी होगी। हालांकि इससे पहले कांग्रेस भी दावा करती रही कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आई, इस चुनाव के नोटिफिकेशन को जारी किया गया चुनाव आयोग द्वारा, फिर कांग्रेस बैकफुट पर चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो आंकड़े नहीं है, अब देखना है कि बीजेपी किसे भेजती है। ऐसे में क्या रणनीति दिखाई दे रही है सियासी दलों की? कौन वो चेहरे हैं जो दिखाई दे सकते हैं यहां? देखिए पंकज, पहले तो मैं ये कहूंगा, बीजेपी का अल्पमत वाली सरकार का जो विपक्ष का आरोप था, जो तोहमत थी, उससे पीछा छूट गया। दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस बीजेपी लगी हुई है, लेकिन राज्यसभा की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का जो शेड्यूल दिया है, उसमें आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है 21 अगस्त तक। मतलब आज 14 तारीख है, एक हफ्ते तक नामांकन है और 3 सितंबर को वोटिंग होगी। सीट सीधा सीधा बीजेपी के, मैं ये कहूंगा राज्यसभा चुनाव के मामले में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है। उसको क्या करना है, गाड़ी किधर मोड़नी है, ये फैसला बीजेपी को करना है।
क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, चूंकि पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ था जेजेपी और एक बार एक मुहिम इन्होंने छेड़ी थी, अल्पमत सरकार का था, इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे छूट गया। और अब राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के हाथ सारे अधिकार हम मानते हैं, टिकट किसको देनी है, किसको भेजना है। दो नेता तो हैं जो दल बदल करके आए हैं, कुलदीप बिश्नोई जो कदावर नेता हैं, सीएम कैंडिडेट रहे लेकिन सीएम अब तक बन नहीं पाए। तो कुलदीप बिश्नोई जब बीजेपी में आए थे तो मनोहर लाल जी के जरिए आए थे, उनको शायद कुछ बताया भी गया होगा, कोई दिलासा दिया हुआ है कि पार्टी आपका ध्यान रखेगी, अब एक मौका है। कुलदीप बिश्नोई पूरी कोशिश कर रहे हैं और पीछे प्रधानमंत्री को परिवार समेत मिलके भी आए थे। और दूसरा किरण चौधरी हाल ही में बीजेपी में गई है। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई ये दोनों बड़े नाम हैं जो उम्मीद लगा रहे हैं और जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। उनको उम्मीद भी होगी कि हम मुख्य धारा में आएंगे, क्योंकि अभी किसी पार्टी विधायक है किरण चौधरी, लेकिन वो राज्यसभा में जाने के बाद कई साल तक आश्वस्त रह सकती है। लेकिन बीजेपी की पूरी नजर, पूरी कसरत और पूरे प्रयास ये रहेंगे कि जातीय समीकरण कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 1.5-2 महीने रह गए, वोटों का फायदा कहां से हो सकता है, किस तरीके से बीजेपी को पोलराइजेशन कर सकती है बीजेपी, इसी उधेड़ बुन में मेरे को लगता है पार्टी लगी हुई है और शायद सोच समझकर फैसला होगा। यह भी हो सकता है जिस तरह पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि जो मूल काडर के लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में बीजेपी का साथ दिया, आज तक बीजेपी के साथ है, मूल काडर में से कोई आदमी चुना जाए, या वो भी हो सकता है जिसको विधानसभा राज्यसभा में भेज दिया जाए। जी हाँ, तो बीजेपी सोच समझकर फैसला करेगी। महेश आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी में तो थोड़ी बहुत नामों को लेकर सुगवाहट दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस में चारों खाने सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कोई भी सुगवाहट दिखाई नहीं दे रही, कोई बात दिखाई नहीं दे रही, कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा, कोई राज्यसभा चुनाव और कैंडिडेट को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? देखिए पंकज, मैं स्पष्ट रूप से दो महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य कौन होंगे, ये जहन में, हर किसी के जहन में सवाल इस वक्त है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर किरण चौधरी को ही राज्यसभा में भेजा जाना है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मैं दे रहा हूं, और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठे लोगों की तरफ से जानकारी दी गई है कि किरण चौधरी की ज्वाइनिंग इसी शर्त पर करवाई गई थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। तो मेरे सूत्रों पर मैं पूरा भरोसा कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि किसी और नाम को लेकर भले ही चर्चाएं किसी भी तरह की चलती रही, लेकिन यहां पर किरण चौधरी को ही भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजने जा रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जननायक जनता पार्टी के एकमात्र विधायक जो कि दुष्यंत चौटाला के अब तक करीब खड़े हुए नजर आ रहे थे, वो भी आज पराये हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका दिल मिल चुका है, और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों के बाद आपको वो पूरा घटनाक्रम देखने को मिलेगा, जब किचन कैबिनेट का जो विधायक माना जाता था, जिन्हें जो यहां पर सबसे विश्वास तौर से कहा जा रहा था कि चाहे सारे चले जाएं लेकिन वो विधायक जो है यहां चौटाला परिवार के साथ बने रहेंगे, वो विधायक भी अब पराये हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका दिल मिल चुका है, और अगले 24 घंटों के बाद वो पूरा घटनाक्रम दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने होगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब माता यानी माता नैना चौटाला और बेटे यानी जो प्रदेश के पूर्व डेप्यूटी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, वो अब जननायक जनता पार्टी में मात्र 2 विधायक हैं। उसके अलावा तमाम जो विधायक हैं वो अब पराये हो चुके हैं, या तो वो कांग्रेस पार्टी से अपना मन मिला चुके हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी साठगांठ कर चुके हैं। एकमात्र जो विधायक अब तक जेजेपी के खाते में खड़े थे, वो विधायक भी आज पराये हो चुके हैं। दोनों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा दी। अब जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी का कर लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती कवायद यहां पर जरूर की थी, बोल फेंकने की कोशिश की थी और माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि अगर माहौल बना भी लिया और उसको परवान चढ़ा भी दिया, तो जब चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, तो जो कांग्रेस पार्टी अभी अपराज पर चल रही है, जो अपनी हवाओं को तेज करने में लगी हुई है, जो ये साबित करने में लगी हुई है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। और यही वजह है कि यहां पर अपने फिगर गेम को समझते हुए कांग्रेस पार्टी दूर हो चुकी है इस पूरे खेल से। वो ना इसका जिक्र करना चाहते हैं, ना इस पर कोई बात करना चाहते हैं। उसकी वजह यही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जब राज्यसभा सांसद चुना जाएगा, तो उसके बाद हवाओं का जिक्र होगा। उसके बाद ये कहा जाएगा कि जिस सरकार को आप अल्पमत की सरकार कह रहे थे, वो सरकार जो है राज्यसभा का चुनाव जितवाने में अपने उम्मीदवार को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को राज्यसभा तक पहुंचाने में कामयाब हुई। तो इन सवालों से बचने के लिए अब कांग्रेस पार्टी अपने काम लग चुकी है, अपने प्रचार और प्रसार और चुनावी
चुनावी फैसलों को लेकर जो है मशरूफ नजर आ रही है। किसी भी तरह की दूसरी बातचीत अब कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। ना तो अल्पमत की सरकार का अब कोई जिक्र है और ना ही राज्यसभा चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई जिक्र है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तौर तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें कोई अब अपनी भागीदारी लेने जा रही है। भागीदारी अगर लेगी तो डेंट होगा, नुकसान होगा, हवाओं में बदलाव होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते। वीरेंद्र जी, क्या यही कारण है जो महेश बता रहे हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है? हालांकि नंबर पहले भी नहीं थे, लेकिन उन सब के बीच ये दावा किया जा रहा था कि अल्पमत में सरकार है, एक बार फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, एक बार नंबर बताया जाना चाहिए। ये कई दफा बात आई सामने। जैसे ही राज्यसभा उपचुनाव की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कहते दिखाई दिए, देखिए आप किसे भेजते हैं, हम देखेंगे, हमारे पास तो नंबर नहीं है, हम जरूर भेजते, क्योंकि खिलाड़ियों को लेकर एक माहौल बना कि कोई इस तरह का नेता, इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा जाए और ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए, उसको लेकर की बात हुई। लेकिन अब नोटिफिकेशन की तारीख आज से शुरू हो गई, कोई नाम सामने नहीं है और बीजेपी में ऐसा लग रहा है ज्यादा चुनौतियां हैं, परशुपेश है नाम को लेकर। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट को भेजने की बात की थी। वो 30 वर्ष की जो अनिवार्यता है वो पूरा नहीं करती। वो 25 अगस्त का उनका जन्मदिन है 1994 का, तो 30 वर्ष की जो अनिवार्यता है वो पूरी नहीं होती, इसलिए उनका तो कोई दावा बनता नहीं है। तो हालांकि देखिए, हालांकि दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं, ये सब नेता, ये तो सब एक जो है मात्र एक खिलाड़ियों के प्रति अपनी सहानुभूति लेने का प्रयास है। तो कांग्रेस के पास जो है पर्याप्त संख्या बल नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस का कोई उम्मीदवार खड़ा करने का कोई जो है उस पर संभावना बनती नहीं। हालांकि संख्या बल में कांग्रेस के जो 28 विधायक हैं और जननायक जनता पार्टी में तो बिखराव है ही है, तो इसलिए नहीं लगता कि विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार आएगा। और समस्या भारतीय जनता पार्टी में, देखिए भारतीय जनता पार्टी में महेश जी अभी जो किरण चौधरी का जिक्र कर रहे थे, हालांकि देखिए ऐसी संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी को इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि एक तकनीकी रूप से अभी तक वो कांग्रेस की विधायक हैं। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में जो पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता, तो इसलिए, लेकिन वो तकनीकी रूप से अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं। फिर अगर उनको अपनी बेटी को चुनाव लड़वाना है तो उसके लिए एक है कि एक पार्टी का एक परिवार और एक टिकट, ये भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक फार्मूला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि किरण चौधरी भी एक विकल्प हैं, लेकिन उनका नाम पर भी विचार होगा। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो बंतो कटारिया भी हैं, सुनीता दुग्गल है, क्योंकि सुनीता दुग्गल ने टिकट का त्याग किया, संजय भाटिया हैं क्योंकि उन्होंने मनोहर लाल जी के लिए टिकट का त्याग किया। और एक बात है, पंजाबी समुदाय से आज देखिए विभाजन विविक्षा स्मृति दिवस जो राज्य स्तरीय समारोह तो कुरुक्षेत्र में था, उस समारोह को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश ठिकाने आ गए होंगे, क्योंकि आज वो संख्या जो होनी चाहिए थी ना वो जुटी, ना वहां के लोगों में उत्साह था। तो इससे लगता है कि पंजाबी समुदाय का वोट बैंक भी अब भारतीय जनता पार्टी से छिटकता जा रहा है। ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है, रणनीतिकारों के लिए भी चिंता का विषय है। तो इसलिए पार्टी के लिए संजय भाटिया, देखिए 1.5 वर्ष का कार्यकाल है, 1.5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कौन राज्यसभा में जाना चाहेगा? जो अब वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामचंद्र जागड़ा, जिनका भी कार्यकाल अभी 1.5 वर्ष पड़ा है, वो गोहाना से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कृष्ण पवार, हालांकि उनका कार्यकाल तो 4 वर्ष का पड़ा है, वो भी इसराना से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में राज्यसभा में जाने के लिए कौन इच्छुक होगा? कोई इच्छुक है नहीं। तो ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ये भी माथापच्ची का विषय है कि राज्यसभा में किसे भेजा है। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी आ रहा था, लेकिन हरियाणा में चुनाव है पंजाब के कारण उनकी दावेदारी पर शायद विचार ना किया जाए। जी देवेंद्र, एक सवाल जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफी उठा और राज्यसभा चुनाव की उपचुनाव की बात आ रही है, तो उसमें भी ये बात निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो या फिर किरण चौधरी हो, यानी कि जो बाहर से आए लोगों को ज्यादा तवज्जो दिए जाने की बात। लोकसभा चुनाव के दौरान देखा 5 से 6 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, उसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ, बातचीत हुई, क्या बीजेपी के पास नेता नहीं, बीजेपी का वो कार्यकर्ता क्या करेगा जिसने दरी बिछाई, और वो कार्यकर्ताओं में मनमुटाव, नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी। और यहां भी ये सवाल उठ सकता है, और आगे विधानसभा चुनाव है, ये भूलना नहीं चाहिए। देखिए पंकज, लोकसभा चुनाव में लोगों में लोकप्रियता कैंडिडेट की और पकड़ देखी जाती है, कौन चुनाव जीतते, जनता में पॉपुलर कौन है, जनता किसको चाहती है। सर्वे होते हैं, विद इन पार्टी ओपिनियन ली जाती है, लेकिन राज्यसभा में पार्टी की मर्जी होती है, पार्टी किसको भेजेगी। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में विधायकों ने वोट डालना होता है, चुनना होता है, और जो पार्टी सत्ता में है उसके पास संख्या बल है,
वही स्थिति अब बीजेपी के साथ चल रही है। तो इस स्थिति में पार्टी को तय करना है। लोग तब तय करते हैं जब लोकसभा का कैंडिडेट सामने आता है। लोग किस पर भरोसा करते हैं, लोकप्रियता, पकड़, उसकी साख कितनी है, पार्टी के कितना वफादार रहेगा, तो इस हिसाब से पार्टी को तय करना है। कुलदीप बिश्नोई है और किरण चौधरी है, हो सकता है इन दोनों से इतर, देखिए किरण चौधरी की संभावना नजर आ रही है, महेश जी भी पुष्टि कर रहे थे, वो ठीक है, वो प्राथमिकता है, लेकिन उसके अलावा विकल्प क्या है? हो सकता है बीजेपी के दिमाग में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा नेता हो जिसके आने से वोट बैंक बढ़ सकता है, या क्षेत्र विशेष में पार्टी कमजोर है, आज तक सीट नहीं जीती, किसी ऐसे आदमी को राज्यसभा में भेजने से 3-4 सीटों का फायदा हो जाए, वो स्टार प्रचारक भी बन सकता है, पार्टी के लिए आगे फायदा पहुंचा सकते, तो तमाम तरह के बिंदुओं पर चर्चा होगी। और बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, संगठन लेवल पर ऊपर से नीचे तक सबकी राय ली जाती है, पुख्ता एक फ्रेमवर्क होता है कि इसमें हमने काम करना है, मतलब संगठन की जो तौर तरीके, जो संस्कृति है, उस लिहाज से मेरे को लगता है सोच समझ कर ही कोई फैसला होगा। और जिसको भी भेजा जाएगा, बीजेपी के लिए चुनाव के टाइम में कौन फायदेमंद हो सकता है, उसकी निष्ठा भी देखी जाएगी। और ऐसा नहीं कि राज्यसभा में जाने के बाद आगे उसकी पार्टी के प्रति योगदान क्या रहेगा, कितना हेल्पफुल रहेगा, आगे चलकर भी चुनाव, नगर निगमों के चुनाव होने हैं, हरियाणा में नगर निगमों के 7 नगर निगम चुनाव ड्यू हैं, तो ऐसे नेता के आने से अगर पार्टी को फौरी तौर पर विधानसभा में चुनावी फायदा हो सकता है, तो आगे के लिए भी उसकी उपयोगिता नजर आए, तो ये भी मेरे को लगता है इसको भी अहमियत दी जाएगी। संदेश का भी सियासत में अपना एक बड़ा महत्व होता है कि संदेश क्या देना चाहती है, पार्टी के मन में क्या है और पार्टी किस तबके को लुभाना चाहती है, जिसका जिक्र आपने किया। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब बात आती है बाहरी और अपने अंदरूनी लोगों की, ऐसे में तो एक टकराव की स्थिति जरूर बनती है। एक सवाल पार्टी के अंदर से ही उभर कर सामने आता है। देखिए, वीरेंद्र जी ने कई नामों का जिक्र किया जो लोग इस कतार में खड़े हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप बाहर वाले लोगों को जो पार्टी में आए कांग्रेस से, उन लोगों को तवज्जो देंगे तो एक सवाल वहां बनेगा। दूसरा ये कि अगर यहां पर आपने किरण चौधरी और परिवार को नहीं टिकट दिया, आपने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार से जो जुड़े लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया, आपने बीजेपी के मूल कार्यकर्ता को टिकट दिया, तो इन लोगों की भूमिका को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। क्या विधानसभा चुनाव ऑप्शन होगा फिर? देखिए, मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव में जो शिकस्त का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, वजह क्या थी? अपनों पर कम भरोसा किया और बाहर वालों को जिताऊ मानकर, विजयी होने की संभावनाएं ज्यादा मानकर उन्हें अपने साथ जोड़कर उन्हें टिकट थमाने का काम किया। मुझे लगता है कि अब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उस गलती से सबक नहीं ली है। अभी तक अपने समर्थकों में जो निराशा का भाव पैदा हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, बाहर वालों को ज्यादा तवज्जो दिए जाने की वजह से, वो निराशा का भाव अब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। जिक्र मैं अभी कर रहा था महत्वपूर्ण जो जानकारी की, यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की जो इकलौते विधायक यहाँ नजदीक थे चौटाला परिवार के, और नैना चौटाला, इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की सबसे खास माने जा रहे थे, वो भी अब भाजपाई हो चुके हैं। किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान वो कर सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से बाहर वालों को लुभाने की कोशिश में अब भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगे हुए हैं, अब भी अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आकर्षण बाहर वालों को लेकर अब भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में बना हुआ है, जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। यहां पर सिरसा सीट पर डॉक्टर अशोक तंवर को ऐन वक्त पर ज्वाइन कराकर चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। ऐन वक्त पर निर्दलीय जो विधायक थे, जो सरकार का हिस्सा भी थे, रणजीत चौटाला, उन्हें ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया और लोकसभा का टिकट थमा दिया गया। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी कम है, मैं आपको रोक रहा हूं आपके के साथ। वीरेंद्र जी के पास मैं सवाल लेकर जा रहा हूं। वीरेंद्र जी, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण था कि राज्यसभा वाले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? लोकसभा वाले भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। डबल चुनाव, एक नेता दो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता, पहले लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा फिर लोकसभा, ऐसा क्यों? देखिए, विधानसभा में जाकर मंत्री बनने की इच्छा रहती है कि अगर वो अपने क्षेत्र में काम करा सकते हैं, राज्यसभा बनने में अगर वो अपनी पहचान खो देते हैं, क्योंकि जो वहां मंत्री ने बन चुके, तो इसलिए राज्यसभा में उनको भी मंत्री बनने
करने की गुंजाइश रहती है, तो उनकी रुचि विधानसभा चुनाव लड़ने में ज्यादा रहती जी। है। और अभी भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला करना है। कांग्रेस में तो दीपेंद्र हुड्डा अपने आप में जो सर्वशक्तिमान थे, उन्होंने अपने हाईकमान को प्रभावित कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी अनुमति देगी राज्यसभा के सदस्यों को शायद ही विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दे। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया, राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर है और बीजेपी यहां कंफर्टेबल जोन में है, बीजेपी के पास नंबर है। ये देखने वाली बात होगी चेहरा कौन होता है, किसे बीजेपी राज्यसभा भेजना चाहिए।